हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसे अपन लास्ट क्लास में वायरल डिजीज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने 3 वायरल डिजीज़ पढ़ ली है। तो अभी नेक्स्ट जो बीमारी है उसके बारे में बात करें, रेबीज। क्या नाम है? रेबीज। ठीक है, अब आपको रेबीज के बारे में सब कुछ पता है, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बीमारी नहीं है कि रेबीज के बारे में हर एक अनपढ़ आदमी को पता होता है, पर इतना पता नहीं होता इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है ना। तो अपन रेबीज के बारे में बात करते हैं। तो अगर जब भी हम रेबीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि आपको यह सोचना है कि रेबीज कौन से पशुओं का रोग है या किस जाति का रोग है। तो ऑलमोस्ट ऑल आर लिविंग मैमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर अफेक्टेड विथ रेबीज डिजीज। तो मैंने क्या लिखा है, सभी के सभी, शायद कोई भी एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बींग हो, यानी चाहे वो पशु हो या चाहे मानव हो, उसके अंदर रेबीज हो सकता है, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूं कि या तो कोई भी पशु हो, कोई भी पशु XYZ पशु, ठीक है। दूसरा मानव, ठीक है। तो मानव और पशु में भी रेबीज होता है। लाइक पोल्ट्री, अगर आपको कुछ क्या पक्षियों में रेबीज हो सकता है? पक्षियों में क्या रेबीज हो सकता है? कोई आपको पूछे कि अगर कि पक्षियों के अंदर रेबीज हो सकता है क्या, तो जहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि 99% तक, कितने 99% तक पोल्ट्री के अंदर या पक्षियों या एवियंस के अंदर रेबीज नहीं होता है। ये ध्यान रखना। पर होता है, ऐसी बात नहीं, पर नहीं होता है मैक्सिमम में, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेबीज उन्हीं में होता है जिनमें क्या होता है, कैनाइंस। एक वर्ड सुना हुआ ना, कैनाइंस। कैनाइंस यानी चीरने फाड़ने वाले दांत को कैनाइंस बोलते हैं अपन, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से किसकी है? कैनाइंस की। और आपको पता ही है, किसी रुमिनेंट पशुओं को छोड़ के, जो जुगाली करते हैं पशु, उन्हीं को छोड़ के लगभग इस सृष्टि में सभी पशुओं के पास कैनाइन दांत होते हैं। चाहे अपने ह्यूमन हो, उसके पास भी कैनाइन दांत हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 4 हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। पर हमारे पास भी कैनाइन दांत है। जो रैट होता है, चूहा होता है, उसके पास भी कैनाइन दांत है, ठीक है ना। लोमड़ी है, शेर है, बिल्ली है, कुत्ते हैं, ठीक है ना, सभी के पास कैनाइन दांत है, ठीक है। तो वापस आ जाओ, इस बात को छोड़ो। तो मैंने क्या बताया था कि पहली बात तो यह है कि रेबीज कौन से पशु में होता है, तो सभी पशुओं में होता है। किसमें? सभी। पर रेबीज फैलाता कौन है? मैन, ठीक है। जब क्वेश्चन आ जाए कि रेबीज रोग को फैलाने में सबसे अधिक भूमिका किस मैमल्स की या फिर किस पशु की है, तो उसमें आएगा आपका डॉग। क्या आएगा? डॉग्स, ठीक है। तो मैं ये बता आपको लिखता हूं कि 99% रेबीज रोग डॉग्स के द्वारा यानी कुत्तों के द्वारा फैलाया जाता है या स्प्रेड किया जाता है। तो किसके द्वारा स्प्रेड होता है? ये डॉग्स के द्वारा। किसके द्वारा? कुत्तों के द्वारा। तो रेबीज फैलाने का सबसे मुख्य कारण कौन सा है जी? रेबीज को फैलाने वाला। मैं ये नहीं बोलता रेबीज कौन करता है, रेबीज को फैलाता कौन है, ये बता रहा हूं मैं ये नहीं बता रहा हूं कि रेबीज किसके कारण होता है। तो रेबीज को फैलाने वाला कौन है? डॉग्स या कुत्ते, ठीक है। तो कुत्तों के द्वारा रेबीज फैलता है। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, वैसे आपको सबको पता है रेबीज के बारे में, फिर भी ध्यान रखना कि सबसे अधिक रेबीज फैलाने वाला कौन सा प्राणी है? कौन सा है? कुत्ता। कितना? 99%, ठीक है। तो सभी पशुओं में ये पाई जाती है, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में? चलो ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, कि रेबीज के अंदर कौन सा अंग प्रभावित होते हैं। रेबीज के अंदर कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गन आर अफेक्टेड बाय द रेबीज, ठीक है। तो पहली चीज तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ऑल ऑर्गन या ओवरऑल बॉडी, तो कंप्लीट बॉडी या फिर क्या संपूर्ण शरीर जिसको बोलते हैं, संपूर्ण बॉडी सिस्टम
अफेक्टेड। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या बोला है, जो शरीर के सारे तंत्र हैं, चाहे वो तंत्रिका तंत्र हो, ठीक है, या फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो, हृदय हो यानी सर्कुलेटरी सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, लिम्फेटिक सिस्टम हो, यूरोजेनिटल सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी और सॉरी क्या बोलते हैं इसको, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, ठीक है ना, या फिर ब्लड है वो भी क्यों नहीं हो, सारे के सारे इफेक्ट होते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू से लगा के सारे ऑर्गन इफेक्ट होते हैं। पहले बात तो ये। दूसरा, मेन ऑर्गन कौन से टारगेट है, जिसमें रेबीज मुख्य रूप से कौन से अंग को प्रभावित करता है। मेन ऐसे कौन से अंग है जिसके ऊपर ये रेबीज है, वो कौन से मुख्य अंग का रोग है, तो उसमें कौन कौन सा है, पहला आप देखिए। तो पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हिंदी में हो सकता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है भाई। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मतलब क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मतलब है अपने मस्तिष्क से नहीं, ब्रेन से। ब्रेन से मतलब किससे, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, ठीक है। तो ब्रेन के अंदर, सीएनएस के अंदर मेन कौन होते हैं, ब्रेन, मस्तिष्क। दूसरा आपको पता है मस्तिष्क के बहुत सारे पार्ट होते हैं, जब आपने न्यूरोलॉजी पढ़ी होगी, ब्रेन पढ़ा होगा, उसमें मस्तिष्क के भी अलग 3 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, उसके अंदर भी डिवीजन अलग अलग से होता है। तो उसमें एक तो है हाइपोथैलेमस, दूसरा है हिप्पोकैम्पस। तो कुछ एक पशुओं के अंदर तो हाइपोथैलेमस को ज्यादा नुकसान होता है, जो मस्तिष्क का एक पार्ट है, और कुछ एक पशुओं के अंदर जो हिप्पोकैम्पस है वो अधिक प्रभावित होता है। जैसे मैं बताऊं आपको कि हाइपोथैलेमस होता है मानव के अंदर, मैं किसमें, मानव के अंदर, ठीक है, और जो हिप्पोकैम्पस है वो किसके अंदर मेन इफेक्ट होता है, एक तो सूअर के अंदर, दूसरा कुत्तों के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाए कि रेबीज में या रेबीज रोग में कुत्तों के अंदर मुख्य रूप से ब्रेन का कौन सा पार्ट डैमेज होता है या नुकसान होता है, हिप्पोकैम्पस के अंदर। किसके अंदर, हिप्पो, हाँ ऑप्शन में सारे हैं, ब्रेन के तो सारे होंगे, क्योंकि मेन क्या है, सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो सभी को कंट्रोल करता है, ठीक है, तो वो होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि कुत्तों के अंदर रेबीज है, वो ब्रेन के या मस्तिष्क के कौन से अंग को या कौन से पार्ट को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है, वो कौन सा है, हिप्पोकैम्पस। सूअर और कुत्तों में, मानव में कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। मानव के अंदर तो हाइपोथैलेमस को सबसे अधिक प्रभावित करता है, जबकि कुत्तों के अंदर, सूअर के अंदर सबसे अधिक इसको प्रभावित, कौन सा अंग प्रभावित होता है इसमें, हिप्पोकैम्पस, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं सीएनएस के अंदर, इसके अंदर सीएनएस के अंदर ही नेक्स्ट बात करता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, सीएनएस। अब आपको बताएं कि कोई भी शरीर का जो अंग प्रभावित होगा, जिस अंग को नुकसान होगा, जो अंग बीमार होगा, उसको वैसे ही लक्षण दिखेंगे। तो आपको पता है अगर किसी को दिमाग की प्रॉब्लम है, सीएनएस का मतलब क्या होगा, दिमाग, सोचने समझने की क्षमता, ठीक है, चलने बैठने की क्षमता, जो भी कंट्रोल होता है बॉडी का, वो कौन करता है, सीएनएस और हाइपोथैलेमस, ये करता है ना मेन, ठीक है। तो सीएनएस अगर यानी मस्तिष्क के ऊपर, सीएनएस का मतलब मैंने क्या बताया, एक तो मस्तिष्क यानी ब्रेन, दूसरा ब्रेन से रिलेटिव जो भी चीजें हैं, जितने भी प्रकार है ब्रेन, और जब मस्तिष्क दिमाग में काम करना छोड़, आपको पता है दिमाग क्या क्या काम करता है, एक तो मांसपेशियों के अंदर संतुलन, ठीक है, तो मांसपेशियों के अंदर ब्रेन संतुलन करता है। दूसरा ब्रेन क्या करता है, ठीक है, जो भी अपने चलना, जो शारीरिक क्रियाएं हैं, रासायनिक क्रियाएं हैं, उसके ऊपर, तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिकल पर ये एनाटॉमी,
फिजियोलॉजी, ठीक है, और बायो रिएक्शन। ठीक है, तो एनाटॉमी मतलब शरीर के अपने जो भी अंग हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, उनका आकार कैसा है, क्या नहीं है, ठीक है, उनकी संरचना कैसी होगी, बड़ा है, छोटा है, क्या नहीं है, तो उसको कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मतलब हृदय कितनी बार धड़कता है, ठीक है, अपन 1 मिनट में कितनी बार श्वसन क्रिया करते हैं, ठीक है, 1 मिनट के अंदर अपनी नाड़ी दर कितनी होती है, 1 मिनट के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कितने टाइम होता है, 1 मिनट के अंदर अपन कितनी श्वसन क्रिया कर सकते हैं, 1 मिनट के अंदर कितनी बार जो रक्त है वो शरीर के अलग अलग अंगों से गुजरेगा। तो जो भी ये क्रियाएं होती है शरीर की टोटल, जिंदा जब किसी प्राणी का जन्म होता है वहां से लगा के उसकी मृत्यु तक, जो भी फंक्शन होते हैं अपने चलने फिरने, खाना खाना, उठना, ठीक है, और शरीर की अलग अलग क्रिया में हृदय का धड़कना, सांस का लेना, ठीक है, अपना बोलना, सोचना, समझना, ठीक है, अपना व्यवहार, वो सब किसके ऊपर निर्भर करता है? ब्रेन के ऊपर या सेल्स के ऊपर। और जब ब्रेन ही खत्म हो गया, ब्रेन को नुकसान हो गया, तो आदमी क्या बोलेंगे? इसको पागल बोलते हैं ना, पागल। पागल का मतलब क्या बोलते हैं? मेड। क्या बोलते हैं? मेड। ठीक है, जब मस्तिष्क के ऊपर किसी प्राणी का कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी के अलावा उसके शरीर में, उसकी मानसिक सोच में कुछ परिवर्तन हो जाता है कि पहले वो ऐसी चीजें, हरकतें नहीं करता था, आज उसकी हरकतों में बदलाव आ गया है, ठीक है, और वो पागल हो गया है। तो पागल को क्या बोलते हैं? मेड। ठीक है, क्या बोलते हैं? मेड। अगर मेड किसके अंदर है? कुत्तों के अंदर, तो वो कौन सी बीमारी होगी? रेबीज। तो क्वेश्चन आ जाए मेड डॉग या पागल कुत्ता, क्वेश्चन आ जाए मेड डॉग, यहां लिख देता हूं मैं, कौन सा? मेड डॉग या पागल कुत्ता। या फिर क्या सा है? पागल कुत्ता। रोग कौन सा होता है? रेबीज। किससे होता है मैं अभी बताऊंगा, पर पागल कुत्ता कौन सा है? रेबीज। यहां तक आ गया समझ में? चलो ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया अभी, ये बीमारी किस किस की है? तो एक तो सीएनएस की यानी तंत्रिका तंत्र की बीमारी है, दूसरा ये किसकी बीमारी है? रेस्पिरेटरी सिस्टम की यानी श्वसन तंत्र की। इसकी बीमारी है श्वसन तंत्र की। अब श्वसन तंत्र की बीमारी कैसे है? ठीक है, तो ये इसी से जुड़ा हुआ है। तो मैंने क्या बोला था कि मस्तिष्क शरीर की सभी क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित। तो सांस लेने में कठिनाई होगी क्योंकि उसका नियंत्रण खो गया है, तो इसमें सांस लेने में कठिनाई होगी, वो हांपेगा, मुंह से झाग निकलेंगे, ठीक है ना, तो श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट तीसरा कौन सा प्रभावित होता है, उसमें भी बात कर लेते हैं अपन कि अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। मतलब ऊपरी जो पाचन तंत्र, इसमें मुंह, ग्रसनी, ग्रसिका, मैं लिख देता हूं यहाँ कौन से, तो माउथ या ओरल कैविटी, दूसरा फेरिंक्स या ग्रसनी, ठीक है, उसके बाद क्या हो सका? इसोफेगस या ग्रसिका, ठीक है, ये प्रभावित होते हैं। और श्वसन तंत्र में क्या क्या हो सकता है? मुख्य रूप से एक तो क्या हो सकता है अपना, जिसको बोलते हैं अपन एपिग्लोटिस या कंठ, कंठ को क्या बोलते हैं? लैरिंक्स, यानी लैरिंक्स प्रभावित होता है। कौन सा होता है मुख्य रूप से? लैरिंक्स। लैरिंक्स प्रभावित होता है श्वसन तंत्र में, बाकी दूसरे होते हैं पर मुख्य रूप से कौन सा होता है? लैरिंक्स। जिससे क्या है? पशु की आवाज बंद हो जाती है, उसकी आवाज नहीं निकल पाती मुंह से, ठीक है, तो ये इसमें मेन चीजें थी। ठीक है, अब अपन डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि रेबीज में क्या क्या। आपको पता चल गया कि रेबीज किसमें होता है, कौन से पशुओं में होता है, 99% कौन फैलाता है, इसमें कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं,
ठीक है। अब अपन सोचते हैं कि इसमें लक्षण कौन कौन से मिलेंगे। ईटियोलॉजी की बात अलग है, अन्य नाम की बात अलग है, इसमें लक्षण क्या क्या मिलेंगे, ठीक है। तो आपको यह याद रखना है कि पहले तो रेबीज किस किस अंग की बीमारी, तो मैंने क्या लिखा है, तो सीएनएस की, ठीक है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की और एक ऊपरी डाइजेस्टिव सिस्टम की, इसकी बीमारी है कौन सी, रेबीज। यहां तक समझ में आ गया आपके, चलो अच्छी बात, ठीक है। तो अभी अपन सोचते हैं कि मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले किसकी बीमारी है ये, सीएनएस की, किसकी है, सीएनएस की, यानी तंत्रिका तंत्र की। आपको पता है पहली बात तो क्या होगा उसका, असामान्य व्यवहार। पहला क्या होगा, असामान्य व्यवहार। अब असामान्य व्यवहार के अंदर क्या होगा, ठीक है, मतलब उसकी हरकतें जैसी हमेशा थी वैसे नहीं होगी। उसमें क्या क्या हो सकता है असामान्य व्यवहार में, पहला तो क्या होगा, अपने मालिक का, अगर जो कुत्ता है, ये जो पशु है, अपने मालिक का कहना नहीं मानता है, तो पहला क्या होगा, मालिक की बात नहीं मानता, यानी उसको पाला पोसा बड़ा किया पहले दिन से 10 साल की या 5 साल की उम्र तक, पर अभी वो उसका कहना नहीं मानता है। दूसरा इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें होगा कि लगातार कई किलोमीटर तक चलना, यानी लगातार बिना रुके कई किमी तक क्या करना, चलना, यानी कम से कम 50 किलोमीटर एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे तीसरे, बिना कुछ सोचे हुए चलता रहता है। नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, लगातार भौंकना, यानी चिल्लाएगा वो, ठीक है, तो लगातार क्या होगा, इसमें भौंकेगा वो, लगातार भौंकना, ठीक है। अब आपको पता है लगातार वो भौंकेगा तो उसमें क्या होगा, ठीक है, लगातार भौंकेगा तो कुछ समय बाद उसकी आवाज क्या हो जाएगी, दब जाएगी, ठीक है, कम हो जाएगी, आवाज में बदलाव, आवाज में क्या हो जाएगा, बदलाव, आवाज में क्या हो जाएगा उसके, बदलाव, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिखेगा, सीरियस की बीमारी है, तो किस सीरियस सबको कंट्रोल करता है अपनी बॉडी को, तो किस किस का, एक तो मुंह, दूसरा ग्रसनी, तीसरा कंठ, जिसको क्या बोलते हैं, लैरिंक्स, ठीक है, या स्वर यंत्र बोलते हैं जिसको, या फिर हिंदी में क्या बोल सकता हूं, कंठ का पैरालाइसिस या लकवा, क्या बोल सकता हूं, पैरालाइसिस या फिर लकवा, हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको, लकवा। तो आपको पता है लकवा किसका हो गया, ग्रसनी का यानी फेरिंक्स का, मुंह का यानी ओरल कैविटी माउथ का, लैरिंक्स का यानी कंठ का, और इसोफेगस का भी हो सकता है। तो आपको बताएं अगर मुंह का लकवा हो गया है तो उसका मुंह खुलेगा, मुंह के अंदर हरकत होगी, मुंह की मांसपेशियां तंत्रिका वो काम करेंगे, नहीं करेगी, तो मुंह का खोलना, मुंह का बाहर निकालना, मुंह के ऊपर कंट्रोल खत्म हो जाएगा उसका, ठीक है। दूसरा है लैरिंक्स यानी कंठ के ऊपर जो अपनी आवाज़ कहाँ से निकलती है, लैरिंक्स से, कंठ से निकलती है। तो कंठ के अंदर का भी लकवा हो गया तो क्या वो चिल्ला पाएगा, क्या वो बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा, तो उसकी आवाज़ भी क्या हो जाएगी, बंद, उसके इसका क्या हो जाता है, पैरालाइसिस, ठीक है। और अगर मुंह के अंदर लकवा है, ठीक है, तो वो ना तो खाना खा पाएगा ना पानी पी पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, मुंह से रिलेटिव बात करो, किसकी, मुंह से रिलेटिव बात करो। अगर मुंह के अंदर लकवा हो गया तो क्या होगा, तो उसको प्यास लग रही है, वो खाना खाना चाहता है, पर ना तो वो पानी पी सकता है ना ही खाना खा सकता है। वो जितनी बार पशु पानी के पास आएगा, उसको प्यास लग रही है, वो पानी पीना चाहता है पर पानी नहीं पी सकता, ठीक है। मुंह अंदर डालेगा पर पानी अंदर शरीर के अंदर नहीं खींच पा रहा है, खाना मुंह में पकड़ लेगा पर अंदर नहीं निकल पा रहा है, क्यों, लकवा हो गया किसका, मुंह का, ग्रसनी का, लैरिंक्स का और इसोफेगस ग्रसनी का। तो लकवा हो गया तो उसके अंदर कोई सेंसेशन नहीं, वो काम करना बंद कर दिया, इसलिए वो पानी पीना चाहता है पशु पर पानी नहीं पी सकता। इसी को क्या बोलते हैं अपन, जलाटका, या फिर मानव में बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, ठीक है। तो पशु के अंदर क्या बोलते हैं इसको, जलाटका,
टांका, और मानव में क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, तो जला टाका से मतलब क्या हो गया कि पशु पानी पीना चाहता है रेबीज बीमारी के कारण, पर उसके कंठ में, ग्रसनी में, मुंह में लकवा हो गया, इसलिए वो पानी अंदर निगल नहीं सकता, इसलिए उसको जल से क्या हो जाती है, नफरत। इसको क्या बोलते हैं, जला टाका। और हाइड्रोफोबिया में वो के वो है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया क्या है, पानी पीना चाहता है पर पी नहीं सकता, और अपनी परछाइयों को देख के उसको ऐसा लगता है कि मेरे जैसा कोई और प्राणी है। ठीक है, ये कई डॉक्टरों की सोच है कि अपनी परछाई को वो पानी में देख कर डर जाता है, पर ऐसा नहीं होता है एक्चुअल में। हाइड्रोफोबिया का मतलब ये होता है कि पानी से डर, पर पानी से डर किस बात का, कि वो पानी पीना चाहता है पर पी नहीं सकता, इसलिए उसको नफरत हो जाती है और उसको डर लगने लग जाता है। ठीक है, और जो परछाई दिखती है अंदर, वो किसके अंदर, सीनस के अंदर आ जाती है, तो ये इसके अंदर हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक ये बात। नेक्स्ट क्या होती है, वो काल्पनिक वस्तुओं को पकड़ने की कोशिश करता है। कौन सी वस्तुओं को, काल्पनिक वस्तुएं। अब काल्पनिक वस्तु क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। या फिर जैसे आसमान में कोई मक्खियां हैं, तो जैसे एक पशु को रेबीज हो गया, वो एक जगह खड़ा है, तो उसको ये महसूस होगा कि मेरे आसपास में मक्खियां बिन पर आ रही है, तो ये क्या है कि मक्खियों को पकड़ने की कोशिश करना, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लाइंग बाइट। फ्लाइंग बाइट। वापस लिख देता हूँ, मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है इसलिए, क्योंकि फ्लाइंग बाइट। फ्लाइंग बाइट का मतलब क्या होता है कि वो, उसको ऐसा एहसास होता है, ऐसा उसको महसूस होता है पशु को या फिर कुत्ते को कि मेरे आसपास मक्खियां हैं, तो मक्खियों को पकड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, या फिर क्या, काल्पनिक वस्तुओं को पकड़ने की कोशिश करता है। यह तो हुए फर्स्ट स्टेज। नेक्स्ट जिसको अभी तक, और नेक्स्ट क्या होगा, वो गुस्सा हो जाएगा, उसका एग्रेसिवनेस। कौन सा होगा, एग्रेसिव। एग्रेसिव मतलब गुस्सा है, उसको गुस्सा ज्यादा आएगा। क्या आएगा, गुस्सा ज्यादा आएगा, वो किसी की बात नहीं मानेगा, मानने का कहना नहीं मानेगा, गुस्सा करेगा, भयभीत होगा, ये सब इसमें चीजें मिलती है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है सीनस के अंदर या सिस्टम में जो लक्षण पढ़े, वो किसमें आता है, फ्यूरियस फॉर्म में। किसके अंदर, फ्यूरियस, जिसको बोलते हैं, फ्यूरियस का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं प्रचंड रूप। कौन सा, प्रचंड। कौन सा बोलते हैं हिंदी में, फ्यूरियस को, प्रचंड। ठीक है, या फिर हम लोग समझने के लिए गुस्सेल रूप बोल सकते हैं, जिसको गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, गुस्सेल रूप। ठीक है, एग्रेसिवनेस वाला रूप हो सकता है। ये तो फ्यूरियस फॉर्म का था। ठीक है, और जब टाइम हो जाता है 2, 3, 4 दिन के बाद, तो फिर उसके बाद क्या होने लगता है कि उसके मुंह से आवाज निकलना बंद हो जाता है, यानी लकवा हो जाता है। लकवा किसका हो जाता है, कंप्लीट लकवा। तो लकवा या फिर क्या बोलता है, कंप्लीट पैरालिसिस। कंप्लीट पैरालिसिस ऑफ दी, किस का होता है, संपूर्ण पैरालिसिस। फर्स्ट इज द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी यानी मुंह का, पूरी मुंह हुआ का। दूसरा फेरिंग्स। फेरिंग्स मतलब ग्रसनी। उसके बाद तीसरा श्वसन तंत्र के अंदर कौन सा, लैरिंग्स। ठीक है, चौथे के बाद तो लैरिंग्स के बाद समझ में आया ना, कंठ। ठीक है, नेक्स्ट इसका लगा हो जाता है इसोफेगस, जैसे क्या बोल सकते हैं, ग्रसिका। ठीक है, तो इनका क्या हो जाए, कंप्लीट लकवा। और इन सभी का लकवा हो गया तो इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, कि सबसे मुंह के अंदर, अगर मुंह के अंदर लकवा हो गया तो क्या होगा, जीभ बाहर लटकी रहेगी और लार लगातार कंटिन्यूस लार निकलेगी, तो इसमें क्या होगा, स्लाइवेशन। मेन इंपॉर्टेंट क्या आएगा इसमें, हाइपर स्लाइवेशन। इसमें ओरल के अंदर क्या देख सकते हो, हाइपर स्लाइवेशन। हिंदी में क्या बोल सकते हैं, लार का बिना, बहुत अधिक लार का क्या होगा, फॉल डाउन या फिर गिरना। तो लार इसमें बहुत अधिक गिरती है। ठीक है,
उसके बाद फेरेंस के अंदर अगर लकवा है जिसमें क्या है, खाना पीना वो निगल नहीं सकता, ठीक है, तो खाना पीना क्या हो जाएगा उसका, बंद। नेक्स्ट है अगर फेरेंस सॉरी हाँ अगर लेरेंस के अंदर उसको प्रॉब्लम है, लेरेंस के अंदर उसका बोलना बंद या फिर चिल्लाना क्या है, उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकलेगी, बोलना बंद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा वो चुपचाप एक कोने में बैठा रहेगा, तो चुपचाप क्या एक कोने में बैठा रहेगा, आलसी सा हो जाएगा, मुंह से बोल भी नहीं पाएगा, लार गिरेगी, आंखें बाहर आ जाएगी वगैरह वगैरह वगैरह, जो आपको पता ही है सब, ठीक है। अब इसमें मेन चीज़ दिखती है जब अपन इसका पीएम करते हैं, ठीक है, तो इसमें एक लक्षण देखने को मिलता है अपन को, वो कौन सा मिलता है वो आप देख लो। तो आपको अभी तक मेन क्या लक्षण अपने रिलीज में मेन क्या लक्षण पढ़े हमने कि पहला लक्षण तो ये है कि सीएनएस के अंदर, पहला लक्षण क्या बड़ा रिपीट में आ जाओ कि सीएनएस के अंदर अगर प्रभाव है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, मैंने आपको क्या क्या बताया पहला तो कि उसका व्यवहार में बदलाव आ जाएगा, ठीक है। तो व्यवहार में पहला क्या हो गया बदलाव, जैसे मैंने बता दिया आपको, व्यवहार में क्या होगा चेंज या बदलाव। व्यवहार में क्या बदलाव हो जाएगा मैंने आपको बता दिया कि जैसे वो बोलता था, जैसे चलता था, जैसे उसकी बोलने का तरीका था, चलने का तरीका था, उठने का तरीका था, बैठने का तरीका था, खाने खाने का तरीका था, वो बदल जाएगा, चिल्लाने लग जाएगा, दौड़ने भागने लग जाएगा, मुंह से लार गिरेगी, उल्टी सीधी हरकतें करेगा, ठीक है। दूसरा क्या बताया मैंने व्यवहार में चेंज, उसके बाद क्या हो जाएगा उसके लकवा हो जाएगा मुंह वगैरह का उसमें सब में, तो मुंह से लार गिरेगी, खाना पीना नहीं खा पाएगा, क्यों, कंठ का लकवा हो चुका है, ग्रसनी का लकवा हो चुका है, जीभ को बाहर निकालेगा, स्लाइवेशन होगा, तो हाइपर स्लाइवेशन हो सकता है, ठीक है। क्या होगा हाइपर स्लाइवेशन यानी लार गिरती है जीभ, हाइपर स्लाइवेशन, ठीक है, तो लार का गिरना। उसके बाद क्या हो जाएगा बोलना, या तो चिल्लाएगा स्टार्टिंग स्टेज में, तो फ्यूरियस फॉर्म में तो चिल्लाएगा, ठीक है। इसमें दो फॉर्म होती है, मैंने आपको बताया नहीं है पर दो फॉर्म होती है, सिंपल वो आपको याद रखना है, एक होती है फ्यूरियस, ठीक है, दूसरी होती है डम फॉर्म। तो इनमें यही है कि अगर पशु इस बीमारी में जब तक एक्टिव है, जब तक वो सक्रिय है, घूम रहा है, फिर रहा है, चिल्ला रहा है, दूसरे को काट रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, ठीक है, चाहे उसके मुंह से लार गिरो, उसके कान से कुछ भी हो, वो नीचे गिरो कर पर सक्रिय है, अभी चिल्ला रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, बैठ रहा है, एक जगह बैठा हुआ नहीं है, ठीक है। तो जब तक वो बैठा नहीं है और उल्टी सीधी पाटी जो भी हरकतें करता है, चाहे मुंह से पानी गिरो, वो सब में क्या आएगा फ्यूरियस में, यानी प्रचंड फॉर्म यानी गुस्से फॉर्म, डम फॉर्म यानी मुख मतलब बिल्कुल बेहोश की स्थिति आ जाएगी, शांत की उस लकवे की स्थिति आ जाएगी, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है लकवा मेन इसमें होता है डम फॉर्म में DUM, इसमें DUM। तो सेकंड ग्रेड वाले जो पढ़ रहे हैं उनको ये बता दो कि फ्यूरियस फॉर्म के अंदर आपको रेबिस के अंदर कुछ लिखना है, सिर्फ ये लिखना है कि अपन को गुस्सा आता है तो गुस्से में क्या क्या हरकतें करें, हम किसी का कहना नहीं मानते, ज़्यादा बोलोगे तो मुंह से लार आएगी, आवाज़ में बदलाव हो जाएगी, लगातार बोलते रहेंगे, चिल्ला आवाज़ में बदलाव हो जाएगी, अपन भागेंगे दौड़ेंगे, कभी बाहर आएंगे, तो वही हरकतें सेम होती है। डम फॉर्म में मुख फॉर्म यानी वो एक कोने में शांत होकर बैठ जाएगा, डरेगा वो, ठीक है। तो ये फॉर्म होती है दो, बाकी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं। ये गुस्से फॉर्म है, गुस्से में होता है वो लक्षण दिखते हैं, और ये जब लकवा हो जाता है, उसका चलना फिरने का हालत नहीं होती है, बिल्कुल शांत अवस्था होती है, तब वो बैठ जाता है। वो आप इतने इंटेलिजेंट हो, आपको दुख आप इसमें लक्षण डाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद एक नेक्स्ट है कि जब अपन पीएम लीजन करते हैं, ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आते हैं कि नेक्री बॉडी या इंक्लूजन बॉडी किस बीमारी में दिखती है और कौन से मस्तिष्क में दिखती है। तो एक वर्ड लिखता हूँ आपके सामने, नेग्री बॉडी। कौन सा? नेग्री बॉडी। एक वर्ड लिखता हूँ, ध्यान रखना, नेग्री बॉडी। सिंपल सा, कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कंपटीशन एग्जाम के थ्रू। कौन से? कंपटीशन एग्जाम में अगर बात करें तो पूछते हैं कि नेग्री बॉडी कौन सी बीमारी में दिखती है। तो नेग्री बॉडी किस में दिखती है? पहले तो रेबीज के अंदर। किसके अंदर? रेबीज के अंदर। किसके अंदर? इसमें होता क्या है? अब ये नेग्री बॉडी होता क्या है? ये इंक्लूजन बॉडी होती है। अब इंक्लूजन बॉडी का मतलब क्या, मैं डिटेल पे पूरी इतनी लंबी क्लास होकर बता नहीं सकता, पर आपको इतना समझा दो कि नेग्री बॉडी का मतलब ये होता है कि, या फिर किसी भी इंक्लूजन बॉडी का मतलब ये होता है कि जब अपन उसकी स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप या फिर लैब में उसकी स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू पॉइंट ऑफ व्यू से,
ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन अगर उसकी स्टडी करते हैं तो मस्तिष्क के अंदर ऐसी कुछ असामान्य संरचना दिखती है जो कभी पहले मस्तिष्क में नहीं थी, ठीक है। और वो जिसने पहली बार खोजी थी वो संरचना, वो किसने, नेग्री नाम के वैज्ञानिक ने खोजी। किस बीमारी के अंदर, इस रेबीज के अंदर। तो रेबीज के अंदर उसने मस्तिष्क की खोज, जिसने नेग्री नाम का वैज्ञानिक था उसने खोज की। तो उसने मस्तिष्क के अंदर खोज करते करते जब मस्तिष्क में पहुंचा तो उसने देखा कि सामान्य मस्तिष्क के अंदर ऐसी कोई संरचना नहीं होती, ऐसी कोई कोशिका नहीं मिलती है। पर जब कोई पशु रेबीज से बीमार था तो उसकी मस्तिष्क के अंदर देखा तो उसको असामान्य कुछ कोशिकाएं मिली जिसको नेग्री बॉडी कहा गया, ठीक है। अब उसका आकार क्या होता है, संरचना क्या होती है, जब आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ोगे इतना डिटेल में नहीं है, तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो अलग प्रकार की जो कोशिका मिली वो नेग्री बॉडी, तो नेग्री बॉडी का मिलती है रेबीज में, ठीक है। तो आपको पूछ रहे नेग्री बॉडी कौन सी बीमारी में मिलती है, तो रेबीज में। अब इसमें पूछ सकते हैं कि किस जगह पे मिलती है, ठीक है। तो ध्यान रखना नेग्री बॉडी, दो ऑप्शन आएंगे आपके पास, एक तो हाइपोथैलेमस, और दूसरा वर्ड आएगा जो मैं यहां लिख देता हूं नेग्री बॉडी का, पहला तो ये और दूसरा आएगा हिप्पोकैम्पस, ठीक है ना। तो जब आपको पूछे कि माना की बात नहीं, अगर गाय के अंदर नेग्री बॉडी कहाँ मिलेगी, ठीक है, मस्तिष्क के कौन सा पार्ट में, इतना नहीं पूछेंगे। पहले आप ये कि नेग्री बॉडी किसमें मिलेगी, ब्रेन के अंदर या मस्तिष्क के अंदर। कौन सी बीमारी में मिलेगी, तो रेबीज के अंदर मिलेगी, ठीक है। तो नेग्री बॉडी किस में मिलेगी, मस्तिष्क में मिलेगी, ठीक है। कौन सी बीमारी मिलेगी, तो रेबीज में मिलेगी। अब पूछे कौन से पशु, तो मस्तिष्क के भी अलग सारे बहुत सारे पार्ट होते हैं ना, तो पूछे गाय के अंदर, भैंस के अंदर किस में मिलेगी, तो वो मिलती है हाइपोथैलेमस में। तो गाय के अंदर किस में मिलेगी, हाइपोथैलेमस। और कुत्ते का पूछ ले और सुअर का पूछ ले, कुत्ते और सुअर का, तो कुत्ते और सुअर में नेग्री बॉडी किसमें मिलेगी, मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस पार्ट के अंदर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, चलो ठीक है, अपन नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है कि रेबीज होता किससे है, ठीक है। तो ईटियोलॉजी की बात करते हैं, किसकी, ईटियोलॉजी की बात करते हैं। तो होता किससे है, कारक क्या है, ईटियोलॉजी। तो एक विषम का नाम है, वायरस का नाम है, इसका नाम क्या है, लाइसा वायरस। क्या नाम है, लाइसा वायरस, जिसकी फैमिली कौन सी है, रेप्टो वायरस। कौन सी है, रेप्टो वायरेटी या फिर एम्सो वायरस, इसकी फैमिली है, इसकी लाइसा वायरस, ठीक है। और ये इसके आकार क्या होता है, बुलेट शेप। कौन सा है, बुलेट शेप, यानी बुलेट जैसे बंदूक की गोली होती है ना, बुलेट जिसको बोलते हैं, उसके आकार की इसकी संरचना होती है। तो लाइसा वायरस है, जिसकी फैमिली कौन सी है, ये इसकी फैमिली है। इसका आकार क्या होता है, बुलेट शेप का इसका आकार होता है, हो गया इसका वायरस। अब इसको और किस किस नाम से जानते हैं, रेबीज को, तो पूछ लेते हैं। तो इसका नाम एक है जलाटा का, जल से डर लगता है। दूसरा है लाइसा, क्योंकि किससे होती है, लाइसा वायरस से होती है, पहला। और तीसरा नाम क्या है इसका, हाइड्रोफोबिया। किसमें बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, मानव के अंदर। तो हाइड्रोफोबिया किसमें बोलते हैं, मानव के अंदर। और चौथा बोलते हैं मेड डॉग, यानी पागल कुत्ता। मेड डॉग यानी पागल कुत्ता। तो मेड डॉग यानी पागल कुत्ता। तो पूछ ले आपको कि पागल कुत्ता किससे होता है, तो किससे होता है, तो लाइसा वायरस से, कौन सी में, रेबीज। और नेक्स्ट जो लास्ट आपका एलएसए का एग्जाम था उसमें क्वेश्चन आया था मेड काउ। कौन सी आई थी, मेड काउ यानी पागल का। तो मेड काउ किससे होती थी, एक प्रोटीन का नाम है जो संक्रमित प्रोटीन। क्या होता है, जो नेक्स्ट क्लास में जब लूंगा आपको सब बता दूंगा। तो मेड काउ का पूछे तो एक प्रोटीन है, इसका नाम है प्रियन प्रोटीन।
कौन सा है? प्रियॉन प्रोटीन। और ऐसी बात नहीं है कि प्रियॉन प्रोटीन से केवल मेड काउ डिजीज होती है, इससे 4, 5, 6 बीमारियां होती है, बहुत सारी बीमारियां होती है, पर अब मेडिकल अपने वेटरनरी में 5-6 बीमारियां होती है जो मैं बताऊंगा कि प्रियॉन प्रोटीन से कौन कौन सी बीमारी होती है। प्रियॉन प्रोटीन का मतलब ये होता है कि ये प्रोटीन है पर कैसा है? संक्रमित जीवाणु विषाणु का एक पार्ट है जो संक्रमित है, उसको बोलते हैं प्रियॉन। मेड काउ तो किससे होता है? प्रियॉन प्रोटीन से। ये पार्टिकल्स है जो जीवाणु विषाणु से, मुख्य रूप से विषाणु से प्राप्त होता है, ठीक है। तो विषाणु की प्रॉपर्टी पर इसमें वायरस भी कुछ हो सकते हैं, पर मेन कौन सा है? विषाणु, ठीक है। तो वो छोड़ दो, नेक्स्ट बात है। तो इसमें क्या होता है? मेड डॉग। तो ये तक हो गया अपना इंपोर्टेंट रिलीज के बारे में। टीका है, आपको पता है टीके 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, रक्षा रेग, रक्षा ओबेग, जिसमें क्या लगाते हैं? 0 डे में। तो इसका जो वैक्सीनेशन की बात, क्योंकि वायरस की कोई इलाज नहीं है, तो अगर टीकाकरण या वैक्सीन की बात करूँ, इसकी टीकाकरण या वैक्सीन की बात करूँ इस रोग के अंदर, टीकाकरण या वैक्सीन की बात, तो आपको पता है 2 तरह के वैक्सीन होते हैं इसमें, रक्षा ओवेक और रक्षा रेग, ठीक है। तो इसमें जो पहला है वो कौन सा है? रक्षा वेग या रक्षा ओवेक। उसमें टाइम होता है 0, 3, 7, 14, 28 और 91। ये दिन होते हैं जब जिस दिन आपको कुत्ते ने काटा या फिर जो रेबीज से ग्रसित पशु था, तो पहला जो अपन टीका लगाएंगे, जो पहला वैक्सीन लगाएंगे, वो कब लगाएंगे? जिस दिन काटा उसी दिन, फिर उसके तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, फिर 14वें दिन, फिर 29वें दिन, फिर 91 दिन पे। ये आपको कई बार एग्जाम में पूछता है, बाकी दूसरा नहीं पूछता है। मैंने आपको ये 0, 3, 7, 14, 28, 91 ये आपको मैन याद रखना है, ठीक है। तो ये अपनी हो गई थी रेबीज की क्लास। बाकी सब आपको पता ही है, बस इसमें जो आपको पता नहीं था वो छूट गया, वो आप कवर कर लेना। बाकी जो नेक्स्ट बीमारियाँ हैं वो अपन डिटेल में आराम से पढ़ेंगे। पर आपको लगता है कि नहीं हमको कुछ मिल रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। क्यों? मैं आपको क्यों ये बोलना चाहता हूँ बात, क्योंकि आप खुद ये सर्च करना यूट्यूब पे कि वायरस, वेटरनरी की वायरस बीमारियाँ, एक भी नहीं मिलेगी आपको। इंग्लिश को 1-2 क्लास छोड़ के, जैसे बिहार की छोड़ के या फिर जैसे MP की 1-2 को छोड़ के, वो भी इंग्लिश में, हिंदी में आपको वेटरनरी के ताल्लुक कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? कि जो डालना चाहता है यूट्यूब पे वो कोचिंग वाले मना कर देते हैं कि अगर यूट्यूब पे सब मिल गया, ठीक है, तो हमको पैसे कौन देगा? तो मेरा पैसा कमाने का जरिया नहीं है। जितने मेरे को लाइक करोगे, जितने सब्सक्राइब करोगे, मैं हर एक जो बीमारी आप बोलोगे, जिस सब्जेक्ट का बोलोगे, आपके LSA का जिस टॉपिक का बोलोगे, उसी दिन या उसी दूसरे दिन में आपको उस टॉपिक का आराम से यहाँ समझा दूंगा हर एक बात, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड नाइट।